जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। आप लोग सभ्यताएं पढ़ रहे थे। प्रागैतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल समाप्त हो चुकी है। तमाम सभ्यताओं को मैंने आपके सामने रखा। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मेसोपोटामिया, फारस की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो, इन तमाम चीजों को बारीकी से सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमागत ढंग से आपने पढ़ा। अब आगे के दौर में हम चलते हैं और अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो विश्व के विभिन्न सभ्यताओं के बारे में पढ़ रहे थे। इन सभ्यताओं का उदय हुआ कैसे और अभी तक हम लोग पहुंचे कैसे। तो आइए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मुख्य रूप से भारत के इतिहास को पढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास को क्रमागत समझते हैं, सिस्टमैटिक, वंश वाइज, और कैसे इस इतिहास की जानकारी मिली, इन तमाम पहलुओं के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि आखिर जो भारत में आज इतिहास है, भारत का जो प्राचीन काल का इतिहास है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिली, कि आखिर यही जो है वो तथ्यपूर्ण है और सत्य है। इसके कुछ साक्ष्य मिले, कुछ प्रमाणिक पुस्तकें मिली और कुछ वैसे धर्म ग्रंथ की पुस्तकें मिली, कुछ धार्मिक, कुछ अधार्मिक पुस्तकें मिली, कुछ कहानीकारों द्वारा, लेखकों द्वारा लिखे गए चीज मिले। क्योंकि साक्ष्य के बारे में, वस्तुओं के बारे में तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पहले जो पुराने वस्तुएं थे कहाँ से मिली, कितनी पुरानी थी, ये तो हम लोग जान चुके हैं, सभ्यताओं के दौर में जान चुके हैं। विभिन्न सभ्यताओं के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। अभी हमें जो पढ़ना है वो हमें मुख्य रूप से भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना है। तो आइए चर्चा करते हैं, आखिर भारत को भारत नाम पड़ा कैसे, है ना। और विभिन्न नामों से जाना जाता है भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, ये विभिन्न नाम, इंडिया, ये सब कैसे नाम पड़े। तो आइए पहले उस चीज को जानते हैं। तो भारत का इतिहास आज हमें पढ़ना है। मैंने पहले लिखा है कि महाकाव्य और पुराणों के आधार पर भारत को भरत का देश कहा जाता था। जो हमारे यहाँ महाकाव्य है, पुराण है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। महाकाव्य कितने हैं, पुराण कितने हैं, किसके कौन लेखक हैं, क्या क्या उसमें वर्णित है, तमाम चीजों को हम जानेंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि महाकाव्य और पुराण, जो हमारे यहाँ महाकाव्य है और जो पुराण है, उन पुराणों के आधार पर भारत को भरत का देश कहा जाता है। अब ये भरत कौन थे? कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मस्तिष्क में आ रहा होगा, कहीं राम जी के भाई जो भरत हैं उनके बारे में ये जिक्र हो रहा है। नहीं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप जो ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि उस भरत की चर्चा, जो भगवान राम के जो भाई थे भरत जी, उनके बारे में ये चर्चा नहीं है। ये उन भरत की चर्चा है। आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बता रहा हूं। भारत में मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे, जो कि कल की क्लास में ही मैंने चर्चा किया था। तो आर्य लोग भारत में आए थे। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का एक कारण वही माना जाता है कि बाहर से जो आर्य लोग भारत में प्रवेश किए, उन लोगों ने भारत के लोगों को मारा और उनके पर अपना अधिकार जमा लिया और शासन करने लगे। ऐसा मान्यता है बहुत सारे इतिहासकारों का। तो वो जो आर्य लोग आए भारत में, तो आर्यों का राजा थे जिनका नाम था भरत। आर्यों का एक राजा थे, उन लोगों का समूह होता था, कबीला होता था, उन समूहों के राजा थे भरत। उन भरत जिनका नाम था भरत, भरत बहुत ज्यादा बलिष्ठ और युद्ध में दक्ष थे। उन्होंने क्या किया, भारत की जो प्रजाति यहाँ पे रहा करती थी, उन प्रजातियों पर अपना शासन जमाना शुरू कर दिया और उन पर अधिकार कर लिया। और उनके अधिकार के परिणाम स्वरूप ही उन्हीं के द्वारा, उनके कबीले के द्वारा इस जो जगह थी, जो आज हमारा भारत है, उसका नामकरण किया गया और उन्हीं के भरत, महाराजा भरत के नाम पे ही भारत नाम दिया गया। अब आप लोग ये मत कंफ्यूज रहे कि महाराजा भरत के बाद अगर हो रही है तो ये रामायण की बात हो रही है। नहीं, ये बात हो रही है आर्य लोगों की, जो कि मध्य एशिया से चलकर भारत आए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे रिंग वैदिक, उत्तर वैदिक काल में आर्य के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो हम वहां पढ़ेंगे, जो कि अगले क्लास में होगी। अगले क्लास में वेदांग, उपनिषद, सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे धर्म ग्रंथों के साथ ही। तो आज हम लोग ये जान लीजिए कि भारत का नाम भरत के नाम पे पड़ा, जो कि आर्य के राजा हुआ करते थे, ना कि ये श्री राम के भाई हुआ करते थे। तथा निवासी को उस समय भारतीय कहा गया। जब आर्य आए और यहाँ बसने लगे तो यहाँ के लोगों को वो भारतीय कहते थे, और भारतीय डेवलप होके आज भारतीय हो गया। भारतीय शब्द ही डेवलप होके आज क्या बन गया, भारतीय बन गया। तो उस समय भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता था जब आर्य लोग आए थे, और उनके संतान को क्या कहा गया, भारतीय कहा गया। और ये जो यहाँ के संतान थे, जो मतलब यहाँ के जो लोग थे, आगे चल के ऐसा कहा गया कि जो भी हैं लोग वो सब भरत के संतान हैं। भारतीयों को भरत की संतान की भी संज्ञा दी गई आर्यों के द्वारा। यूनानी द्वारा भारत को इंडिया कहा गया। यूनानी लोग जब यहाँ आए तो उनके द्वारा नामकरण किया गया, भारत को इंडिया कहा गया, क्योंकि इंग्लिश वर्ड है इंडिया, इंडिया कहा गया। इसके अलावा मुस्लिम बहुत सारे इतिहासकार और शासक जो भारत में आए,
उनके द्वारा भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा गया। तो इस तरह से भारत के अनेकों नाम इंगित किए गए हैं। बाकी बहुत सारे और भी धर्म ग्रंथों में आप ये संस्कृत के पुस्तकों में आर्यावर्त वगैरह सुनते होंगे, जम्मू द्वीपे भारत खंडे, ऐसे करके बहुत सारे नाम भारत के दिए गए, लेकिन ये प्रमाणिक हैं, ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी हैं, इसलिए मैंने इस पर चर्चा की। अब देखिए, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारत के इतिहास को जानने के लिए आपको 3 भागों में इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले प्राचीन इतिहास है, फिर मध्यकालीन है और फिर आधुनिक है। इसकी चर्चा मैंने पहले क्लास में भी किया था, जब मैं इतिहास का क्लास आपका शुरू किया था। तो प्राचीन इतिहास का जो टाइम पीरियड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी तक है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईस्वी तक के समय काल जो है वो प्राचीन काल में पढ़े जाते हैं। अभी तक हम लोग प्राचीन काल ही पढ़ रहे थे, भले ही प्रागैतिहासिक पढ़े या आधैतिहासिक पढ़े। प्रागैतिहासिक और पहले का काल था, और आधैतिहासिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल था वो था आपका प्राचीन इतिहास के पीरियड में। और अभी हम प्राचीन इतिहास को भी अभी और आगे तक पढ़ेंगे, जब तक 800 ईस्वी को हम लोग पार ना कर जाए, ये प्राचीन इतिहास में चलेगा। 800 ईस्वी के बाद 1700 ईस्वी के लगभग 1700 ईस्वी आसपास मध्यकालीन इतिहास के दौर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें विभिन्न राजवंशों का अधिकार पढ़ेंगे, विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे, शासन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अंग्रेजों का आगमन भी हो जाएगा, वो सब चीजें देखेंगे। फिर आधुनिक इतिहास में आएंगे तो मुख्य रूप से उसमें अंग्रेजों के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, और भारत की आज़ादी के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी मशक्कत के बाद आज़ादी के दौर तक हम लोग पढ़ें। ये सब चीज़ें हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के स्रोत। आखिर पता कैसे चला ये चीज़ें हुआ करती थी। पहले तो आप लोगों ने वस्तुओं के बारे में पढ़ा कि ये वस्तु मिली है, तो चलिए पता चल गया कि ये वस्तु यहाँ से मिली है, तो हो सकता है ये वस्तु यही बनी होगी। लेकिन बाकी और जो हमारे पास सोर्सेस हैं, जो हमारे पास जानकारियां हैं, उन जानकारियों को कैसे पता चला कि हाँ ऐसे हुए करते होंगे उस काल में। तो इस चीज को समझने के लिए हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उन स्रोतों के आधार पर पढ़ेंगे, जिसे ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। ऐतिहासिक काल खंड में हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक काल को पढ़ लिया है। अब ऐतिहासिक काल में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, जो कि बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि सारा का सारा इतिहास तो देखा जाए तो इसी के अंदर है। वो तो सिर्फ डेमो था, लेकिन खैर उससे भी एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है। तो आते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल के दौर में। तो ऐतिहासिक काल में तमाम चीजों के प्रमाण के लिए 3 प्रमुख स्रोत हैं। इन प्रमुख स्रोतों के आधार पे ही हम जान पाते हैं कि इतिहास में ये घटनाएं हुई और ऐसे डेवलपमेंट हुई। सबसे पहला स्रोत है जो कि आपको दिख रहा होगा, पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य कहने का मतलब कि पुराना तत्व जो बहुत पुराना है उस काल का हुआ होगा। अब उसको पता लगाएंगे कैसे? तो उसको पता लगाने के लिए कार्बन 14 पद्धति को मैंने बताया था आपको, जब सिंधु घाटी सभ्यता मैंने स्टार्ट किया था उस समय बताया था कि कार्बन 14 जो पद्धति है वो तिथि निर्धारण पद्धति है, जिससे जो वस्तुएं प्राप्त होती है उन वस्तुओं के आधार पर उसमें से कार्बन 14 और 12 की मात्रा को देख करके निर्धारण किया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी है। तो पुरातात्विक यानी पुराना तत्व यानी पुरानी वस्तुओं को जान करके, उस पर लिखी हुई वस्तुओं को, उस पर लगे हुए मुहर को, ये सब जानकर हम पता लगा लेते हैं कि ये वस्तु इतनी पुरानी है, तो उसे पुरातात्विक हम लोग कहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। आइए ब्रांच के आधार पर, ब्रांच बाय ब्रांच हम बांट के आपको बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक साथ इस तरह से संग्रह मिलना बहुत मुश्किल है। तो मैंने प्रयास किया, इस प्रयास को आप लोग सफल बनाइए, आप लोग पढ़ के इसको। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया, एक अभिलेख रहा, दूसरा सिक्का रहा। अभिलेख अब क्या होता है? अभिलेख एक लिखने की कला है। उस काल में लिखने की जो कला थी उसे अभिलेख कहा जाता था। आज भी हम लोग लिखते हैं, लेकिन पहले हम लोग दीवारों में, पर्वतों, पहाड़ों पे, कंदराओं पे छेनी हथौड़ी के माध्यम से लिखा करते थे। आज हमारे पास मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, डिजिटल बोर्ड है, ये सब चीजें हैं जो हम लोग आसानी से अब चीजें हल कर पाते हैं, कॉपी है, पेज है। लेकिन पहले के काल में ऐसा कुछ नहीं था। तो आइए पहले अभिलेखों के बारे में जानते हैं। अभिलेख कहने से ही पता चलता है आपको कि अभिलेख एक क्या है? कला है, जो कि लिखने की कला थी उस काल में, उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। ऐसे 2 भाग ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 5 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुफालेख, चौथा, सॉरी यहां मिस्टेक हो गया है, भित्ति लेख होना चाहिए। हाँ देखिए, तो पहला है शिलालेख, दूसरा है आपका स्तंभलेख, तीसरा है गुफालेख, चौथा भित्ति लेख और 5वां है
ताम्रलेख। अब देखिए इन सभी के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं, कौन कौन सा लेख, कैसे पता चलेगा कि भित्ति लेख है, ताम्रलेख है, क्या क्या लेख है। सो शिलालेख, शिला मतलब होता है पहाड़, पर्वत, चट्टान। आप लोग अगर कभी गए होंगे यहाँ पे नवादा में, गया में गए होंगे तो गया में एक मंदिर है जिसका नाम है विष्णुपथ मंदिर। ऐसी मान्यता है कि जब श्री राम जी वापस वनवास काट के आए थे तो उनके पिताजी की अस्थियां रखी हुई थी, उसका विसर्जन उन्होंने वहीं के रामगंगा नदी में किया था। और वहां पे एक मंदिर बना हुआ है जिस मंदिर का नाम है विष्णुपथ मंदिर। वहीं वहां एक नदी है जिस नदी का नाम फल्गु नदी है। ऐसा कहा जाता है कि धार्मिक कथाओं के अनुसार कि सीता जी का श्राप उस नदी को मिला है, क्योंकि चंद पल में उसमें पानी भर जाती है, तो चंद पलों में ही पानी देखते देखते ही खत्म हो जाती है। और जस्ट उस नदी के इस तरफ विष्णुपथ मंदिर है जहां आज भी लोग पिंडदान करने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां पिंडदान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो। जो मरने के बाद जो अस्थियां वगैरह कलश में जो रख ली जाती है उसको जल में विसर्जित करना होता है, उसे पिंड कहा जाता है। तो उसे पिंड दान करने लोग आज भी वहां पे गया में जाते हैं विष्णुपथ मंदिर के पास, जो कि रामगंगा नदी या फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। जस्ट उस नदी के उस तरफ है राम और सीता जी का कहा जाता है कि मिलन स्थल है। वो जब फ्री टाइम होते थे तो वहां घूमने आते थे, टहलने आते थे, तो वहां पे उनका मंदिर भी बनाया हुआ है। कभी आप लोग जाइए तो जरूर देखिए, पहाड़ है, पहाड़ पे ही वहां मंदिर बनाया हुआ है। और इस तरह पहाड़ को काट कर, एक पहाड़ को काट करके वो मंदिर बनाई गई है जिसका नाम है विष्णुपथ मंदिर। ऐसी बहुत सारी मंदिर है जिसको काट करके, कैलाश पर्वत के नाम आप लोग जानते हो, कैलाश पर्वत को काट कर, एक पर्वत को काट करके उस तरह का गुफा बनाया गया है, मंदिर बनाया गया है, जो कि शिलालेख है। यानी पहाड़ों को, पर्वतों को काट कर मूर्ति बनाना, डिजाइन बनाना, उसमें आने जाने का रास्ता बनाना, ये सभी चीजें शिलालेख के अंतर्गत आती हैं। स्तंभ लेख का मतलब होता है, स्तंभ मतलब होता है पिलर। घर में हम लोग पिलर देते हैं ना, स्तंभ जिसपे खड़ा करते हैं छत को, उस तरह का पिलर वगैरह देखे होंगे आप लोग। अगर देखते होंगे धार्मिक सीरियल वगैरह, रामायण महाभारत वगैरह, या कहीं गए होंगे वैसे स्थानों पर जो कि बहुत पुरानी है, धार्मिक रूप से, दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, तो देखे होंगे कि पिलर वगैरह पे कुछ कुछ लेख लिखा हुआ है, कुछ कुछ चित्र बनाया गया है। इस तरह से वो जो लिखने की जो कला है पिलरों वगैरह पर, वो कहलाता है स्तंभ लेख। स्तंभ पर लिखने की कला स्तंभ लेख कहलाती है। अब है गुफा लेख। बहुत सारे गुफा, एलोरा वगैरह के गुफा के नाम आप लोग सुने होंगे। एलोरा का गुफा है ना, उस गुफा में आप जाइएगा तो गुफा में बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस काल में भी लोग लिखने की कला को जानते थे। छेनी हथौड़ी से काट काट कर लोग लिखते थे, चित्र वगैरह बनाते थे। तो ऐसा बहुत सारी गुफाएं हैं जिन गुफाओं में आपको मिलेगा पहले के चित्रकला या उसमें लिखी गई चीजों को, जो कि गुफा लेख कहलाता है। भित्ति लेख का मतलब होता है दीवार वगैरह पर। कहीं कहीं आप लोग जाते होंगे मंदिर वगैरह में तो लिखा हुआ होता है, बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखा होता है। माँ बाप की सेवा करना परम मतलब समझिए कर्तव्य है, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, इस तरह के शब्द लिखे होते हैं। या फिर कहीं कहीं ये भी लिखा होता है जूता चप्पल पहने बगैर प्रवेश ना करें, ये सब चीजें भी लिखी हुई होती है। और पाप पुण्य का तुलना वगैरह सब यही होता है। तो मतलब इस तरह का स्लोगन दिया हुआ रहता है जो दीवारों में लिखा जाता है। तो अब तो बना होता है टाइल्स का चिपका दिए, है ना। पहले के काल में जो होता था ना, वो छेनी हथौड़ी से लिखा जाता था। तो लिखने की जो दीवारों पर कला है वो कला कहलाती है भित्ति कला, यानी भित्ति लेख कहलाती है। अगला जो है ताम्रलेख। ताम्रलेख कहने का मतलब, पहले के आप कोई सीरियल वगैरह देखते होंगे, मूवीज वगैरह, तो तांबा का पतला पतला परत होता था, उसको छेनी वगैरह से कलिक कर करके और लिखा जाता था। संदेश के लिए इसका उपयोग किया जाता था ताम्रलेख का। या आप लोग अभी देखे होंगे जो हमारे यहाँ धार्मिक अनुष्ठान होता है तो जो झाल होता है, झाल पर देखे होंगे छेनी हथौड़ी से बूंदा बूंदा करके नाम लिखा हुआ था। या कोई बर्तन वगैरह लाते हैं उसमें हम लोग कुछ स्लोगन वगैरह बनाते हैं या नाम वगैरह लगाते हैं, कंपनी का लोगो वगैरह, ये सब चीजें होती है जो कि उस पर इंगित होता है। तो वैसे लेखों को ताम्रलेख हम लोग कहते हैं। यानी देखा जाए तो अभिलेख मुख्य रूप से 5 प्रकार के हैं और 5 प्रकारों की व्याख्या मैंने किया: शिलालेख, स्तंभलेख, गुफालेख, भित्तिलेख और ताम्रलेख। अब देखिए अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा। तो अगर आप अभिलेखों के बारे में अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने की जो कला है, जो सिस्टम है, वो कहलाता है एपिग्राफी। यानी एपिग्राफी के माध्यम से आप अभिलेखों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे राजाओं का अभिलेख मिला है भारत में, लेकिन सबसे पहले जो अभिलेख मिला है और सबसे अधिक जो अभिलेख मिला है वो महान सम्राट अशोक का अभिलेख मिला है, मौर्य काल का अभिलेख मिला है। और बहुत सारे ऐसे अभिलेख है जिसके बारे में जानकारियां ही नहीं है, क्या लिखा हुआ कुछ पता ही नहीं है। ज्ञात अभिलेख जो मिला है, मौर्य काल का अभिलेख, महान सम्राट अशोक का अभिलेख, उसकी संख्या 14 है।
जो ज्ञात है, जिसे पढ़ा गया है, जिसको समझा गया है, जिसका प्रमाण है कि ये मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक का लिखा हुआ, ये लिखवाया गया उस काल का अभिलेख है, तो उन अभिलेखों को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर पूछेगा अभिलेखों का पता किसके अभिलेख के बारे में पता चला, तो महान सम्राट अशोक के अभिलेख के बारे में पता सबसे पहले चला। और किस व्यक्ति ने इसको पढ़ने का या खोजने का काम किया, तो सबसे पहले इसे खोजने का काम किए पाथेट पैंथलर जो थे 1750 ईस्वी में इस अभिलेख को पहचानने का काम किए कि हाँ, ये अभिलेख जो है ये मौर्य काल के अभिलेख हैं, ये मौर्य काल में लिखे गए अभिलेख हैं, जो कि किनके हैं, तो ये महान सम्राट अशोक के हैं। इनकी संख्या वर्तमान समय में कितनी है? 14 है। वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अब देखिए और भी कुछ अभिलेख है जो कि मैंने आपको इंगित कर दिया है, उससे संबंधित राजा का भी नाम मैंने इंगित कर दिया है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से समझ लेना है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राज खाड़वेल की है। कलिंग तो आप लोग जान ही रहे होंगे, कलिंग उड़ीसा वर्तमान समय में है। कलिंग राज खाड़वेल का जो लिखा हुआ अभिलेख है वो है हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख है जो रुद्रदामन का है। नासिक है जो गोमती बलश्री का है। फिर से प्रयाग अभिलेख है, स्कंदगुप्त का है। एहोल अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का है। ये सभी राजा है। ग्वालियर का है तो प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख है तो स्कंदगुप्त का है। वैसे ही देवपाड़ा है तो विजय सेन, बंगाल के शासक विजय सेन का है। यानी ये अलग अलग शासकों ने अपने जो कालखंड में अपने कृतियों को, अपने बारे में लोगों को बताने के लिए अभिलेख लिखवाने का काम किया है। यानी जो उन समय उनका काल का शिल्पकार हुआ करते थे, जो मूर्तिकार हुआ करते थे, उनके माध्यम से दीवारों पर, गुफाओं पर लिखवाने का काम किए हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी हो जाए कि उस काल में क्या क्या हुआ था, कौन से राजा थे और किस तरह का कार्य किए थे। वो अपने बारे में जानकारी अध्ययन करने के लिए लोगों ने अभिलेखों का वर्णन किया है। चलिए, तो हम लोगों ने अभिलेख देख लिया। अब देखते हैं पुरातत्व साक्ष्य का दूसरा प्रमाण जो मिला है वो सिक्कों से मिला है। मैंने आपको बताया था कि पहले के काल में अगर देखा जाए मोहनजोदड़ो में खास करके, तो उस समय जो प्रथा थी उसमें भी सिक्का का आविष्कार हुआ था, लेकिन उतनी फेमस नहीं थी, मतलब थोड़ा बहुत था। क्योंकि आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि सेलखड़ी टेराकोटा, मिट्टी का पका हुआ जो भाग था वो टेराकोटा कहलाता था, उससे सिक्का बनाया गया था। सेलखड़ी का भी था, लेकिन टेराकोटा ज्यादा फेमस था। तो सिक्का का भी प्रचलन उस काल में थोड़ा बहुत था, लेकिन आने वाले समय में ज्यादा सिक्का का प्रचलन हुआ। अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग सिक्के चलाए गए। आज आपके सामने देखिए रुपया वगैरह हम लोग का चलता है, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, ऐसे करके नोट है ना। चेक वगैरह भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं सिक्का के प्रचलन में सिक्का का अध्ययन पहले क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन करने की कला कहलाती है न्यूमेटिक्स के माध्यम से सिक्कों के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसका सबसे पहले प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता से हुई, क्योंकि टेराकोटा शब्द का प्रयोग आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा का प्रयोग आप लोगों ने देखा था। तो टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली सिक्का है। अगर देखा जाए तो इतिहास की सबसे पहली सिक्का टेराकोटा इसलिए सिक्का है क्योंकि सबसे पहले नगरीय सभ्यता और विकसित सभ्यता कौन थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसीलिए अगर कहा जाए तो सबसे पहले विकसित होने वाला सिक्का जो है वो टेराकोटा है, जो कि कहां विकसित हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। दूसरा है आहत सिक्का, पंचमार्ग धातु और पर्ण सिक्का, या ये सभी हैं मौर्य काल के। आहत सिक्का का भी जिक्र होता है तो मौर्य काल में पंचमार्ग अगर सिक्का 5 मुहर होता था, वो सिक्का होता धातु का जिसमें मोहर लगा दिया था, 5 मुख वाला मोहर था, इसलिए उसको पंचमार्ग कहा गया। और धातु अगर चला था तो धातु का था, वो पंचमार्ग धातु का बना होता था, इसलिए धातु का भी सिक्का से नाम से जानते हैं पंचमार्ग से, या पर्ण सिक्का भी कहते हैं। ये सभी मौर्य काल में विकसित किए गए सिक्के थे। सीसा का सिक्का सबसे पहले कौन चलवाया? तो सतवाहन राजवंश। ये आप लोग को अगर जो पहले नहीं पढ़े होंगे, जो अभी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब पहले उनको कंपटीशन का इतिहास का ज्ञान उतना नहीं है, तो अभी कंफ्यूज होंगे। मौर्य काल क्या है, यूनानी क्या है, गुप्त काल क्या है ना, मुगल काल क्या है, सूर्यवंश क्या है। कंफ्यूज मत होइए, सिस्टमैटिक सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। ये आगे पढ़ने वाले हैं राजवंश। उस राजवंशों के बारे में जब चर्चा करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां मैंने एक जगह संग्रह कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ये सिक्का किसके काल में चलाया गया। जब इन कालों के बारे में, मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ेंगे कि मौर्य काल में कौन सा शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य चलाएं, सम्राट अशोक चलाए, बिंदुसार चलाए, कुणाल चलाए, कौन चलाए, तो उनके बारे में वहां हम चर्चा करेंगे। तो सीसा सतवाहन द्वारा चलाया गया, यानी सीसा का सिक्का का जिक्र होता है तो सतवाहन के काल में चला। सोना का सिक्का की बात अगर होती है तो यूनानी के शासन काल में चला। यूनानी, हिंदू यूनानी लोग आए थे
पल्लव कुषाण, ये सब चर्चा करेंगे हम आगे। तो सोना का सिक्का यूनानियों द्वारा, अधिक सोना का सिक्का चला गुप्त काल में। अब देखिए, कोई चीज अधिक मात्रा में बनाइएगा तो मिलावट होना जरूरी है, जाहिर सी बात है। अगर कोई अधिक मात्रा में बना रहे हैं वस्तु, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें मिलावट जरूर होगा, तो इसीलिए अशुद्ध सोना। अब ढेर सारा बनाने के चक्कर में क्या किया सब कि मिला दिया ढेर सारा मिक्सचर उसमें चीज, तो मिला दिया चांदी वगैरह मिला दिया और तांबा उमा मिला दिया, तो मिलाने की वजह से सोना क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। सोना 24 कैरेट रहेगा तब ना शुद्ध रहेगा। ऐसे भी 22 कैरेट 24 कैरेट 20 कैरेट मतलब प्योर सोना माना था। 16 कैरेट बनाइएगा 18 कैरेट बनाइएगा तो इम्प्योर रहेगा ना। तो अशुद्ध सोना का सिक्का चला गुप्त काल में। चांदी का भी निर्माण गुप्त काल में हुआ, मतलब चांदी का सिक्का का, चांदी का निर्माण तो सिंधु घाटी सभ्यता में ही हो गया था। चांदी का निर्माण, चांदी का सिक्का का निर्माण हुआ गुप्त काल में हुआ। कौड़ी वही चित्ती कौड़ी, देखिए ये चित्ती कौड़ी है, ये चित्ती कौड़ी आप लोग देखे होंगे बचपन वगैरह में। ये चित्ती कौड़ी जो है, इसी को उस समय कहा था ना कि कौड़ी के फुटल कौड़ी नहीं देंगे या कौड़ी के भाव में बेच दिए। कौड़ी देखिए कहाँ की, गुप्त काल की लैंग्वेज थी, आज भी हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी भाषाएं हैं जो प्रचलन में नहीं है, फिर भी हम लोग उसको अपनी भाषाओं में उपयोग करते हैं। तो कौड़ी का प्रयोग समझिए गुप्त काल में किया गया था। कौड़ी के आधार पर सामान मिलता है, जैसे रुपया पैसा के माध्यम से मिलता है, वैसे कौड़ी के मिलता था। चमड़ा का सिक्का, देखिए चमड़ा का सिक्का जो था, एक दिन के लिए शासक बनाया था शाहजहां ने एक व्यक्ति को, जिसने शाहजहां से कहा कि हम कुछ चलाना चाहते हैं। तो शाहजहां बोला कि जो चलाओ, जो तुमको चलाना चलाओ। तो वो बोले कि हम चमड़ा का सिक्का चलाएंगे। चमड़ा का सिक्का एक दिन के लिए चला था। तो ये शाहजहां द्वारा आदेश दिया गया तब चला था, जो कि मुगल काल के थे। चमड़ा का सिक्का अगर जिक्र होगा वंश से तो मुगल काल, अगर शासक से तो शाहजहां होंगे। रुपया का शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया, जो कि सूरी वंश के थे। शेरशाह सूरी का संबंध अफगान से था, अफगान यानी अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान कहाँ था, इंडिया में था। अफगानिस्तान कहाँ था, इंडिया में था। 1853 ईस्वी में अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। 1853 में अफगानिस्तान अलग हो गया भारत से। अंग्रेज लोगों ने इसको खंडित कर दिया। अफगानिस्तान भी हमारा ही था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दहेज में ले लिया गया था काबुल, कंधार, मकरात, ये सबको, जो कि अफगानिस्तान था, उसको दहेज मांग लिया गया था। सोचिए आज से सोचिए करीबन 4600 वर्ष पहले की जो बात है, 4000 के आसपास के काल की बात है। उस काल में मतलब दहेज लिया जाता था। उस काल में मतलब राज्य को दहेज ले लिया गया। तो आज दहेज का डिमांड नहीं बढ़ेगा, पहले से ही आदत लगा हुआ है, दहेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो ये शेरशाह सूरी जो थे, वो सूरी वंश के संस्थापक, जिन्होंने रुपया चलाया और रुपया को भी 3 भागों में बांट दिया। रुपया में एक दाम नाम का रुपया था, जो कि चलता था तांबा का था। दाम नाम का रुपया जो था वो तांबा का। आज हम लोग बोलते हैं ना कितना दाम, ये वस्तु का कितना दाम है। तो सोचिए कैसे कौड़ी का प्रचलन चल रहा है, कैसे दाम का प्रचलन चल रहा है, कैसे रुपया का प्रचलन चल रहा है, जो कि आज से बहुत वर्ष पहले ये सब की चीजें शाम। तो रुपया तो फिलहाल चल रही है, लेकिन दाम कौड़ी समाप्त हो चुका है, फिर भी आज हम लोग उपयोग करते हैं, है ना। तो बोलचाल की भाषा में प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो दाम तांबा का होता था, जो कि गरीब लोगों के लिए होता था, क्योंकि इसका प्रचलन बहुत ज्यादा था। तो बहुत ज्यादा गरीब लोग ही होते हैं, तो इसीलिए दाम तांबा का बना होता था, जो कि गरीब लोगों के लिए यूज किया था। रुपया जो कि मीडियम क्लास फैमिली थी, मीडियम क्लास के फैमिली के लिए चांदी का बना हुआ था रुपया, उसे चांदी का बनाया हुआ था रुपया को। असरफी जो कि सोना का होता था, असरफी जो था सोना का। यानी शेरशाह सूरी ने 3 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। एक कम वैल्यू वाला दाम था, कम वैल्यू वाला दाम। उससे अधिक वैल्यू वाला चांदी, सबसे अधिक वैल्यू वाला सोना। यानी अलग अलग सिक्कों को चलाने का काम किया गया। किनके द्वारा, तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये था सिक्कों का अध्ययन, क्योंकि सिक्कों के बारे में भी जाने और सिक्कों के आधार पर पता चला ये सिक्का इस राजवंश ने चलाया, यानी इतना साल पहले ये सिक्का चला है। और इसी आधार पर हमें पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के और अभिलेखों से पता चलता है कि ये वस्तुएं, ये सिक्के इतने पुराने हैं, ये अभिलेख इतने पुराने हैं और इस राजवंश के हैं। आज भी देखते हैं ना, सिक्का पर लिखा रहता है कब बनता है, नोटों पर लिखा रहता है कब बना है, 2016 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में, है ना, 1995 में। ऐसे तरह का सिक्का पौधा देखते हैं आप लोग, देखिएगा उसको बारीकी से रहता है, नीचे रहता लिखा हुआ, नोट पर भी रहता है और सिक्का पे भी रहता है, कब जारी किया गया, है ना, ये सब लिखा रहता है। आइए, तो ये सब था पुरातात्विक साक्ष्य के अंदर, जिसमें हम लोग सिक्का और अभिलेखों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हमारा है विदेशी का विवरण, विदेशियों का विवरण। यानी विदेशी लोग उस काल में घूमने, भटकते घूमने आ गए थे, बहुत पहले से ही लोग आ रहे हैं। तो एक जब विदेशियों की बात कर रहे हैं तो आप लोग के मन मस्तिष्क में एक चीज चल रहा होगा, अगर सोचते होंगे तो, कि तो सर भारत का खोज फिर ये वास्को डी गामा ने कैसे किया। देखिए, भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया,
समुद्र मार्ग के द्वारा किया। जिस मार्ग से वास्को डी गामा आया था उस मार्ग से उनसे पहले कोई नहीं आया था, अनेक पुर्तगाल का कोई आया था, इसलिए उन्हें माना गया कि इन्होंने भारत का खोज किया, उस मार्ग का खोज किया, उस रास्ता का खोज किया जिस रास्ते से वो भारत आए थे पुर्तगाल से। ऐसा नहीं है कि भारत था ही नहीं, अगर भारत था ही नहीं तो ये फिर आया कहां से, फिर हम लोग मेसोपोटामिया से व्यापार कैसे कर दिए, पॉसिबिलिटी है नहीं है ना। तो ये चीजें आपको समझनी होगी कि उस मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा ने, उस मार्ग से भारत का पता लगाया, ना कि भारत था ही नहीं, भारत उन्होंने खोजा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे विदेशी लोग आए विभिन्न देशों से, उन्होंने अपने अपने वक्तव्यों में, अपने पुस्तकों में भारत का वर्णन किया है। सबसे पहले आप लोग जानते हैं इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस को, जो सबसे पहले अपनी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत के इतिहास का वर्णन किए हैं, वो भी सिस्टमैटिक ढंग से सजा के किए हैं, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। उसका प्लिनी जी आए, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक का वर्णन किए प्लिनी। उसके बाद आ गए टॉलमी ने भारत के भूगोल का खोज किया, भारत के भौगोलिक चीजों के बारे में टॉलमी ने क्या किया, एक पुस्तक लिख दिया कि भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, यहाँ नदी, यहाँ तालाब, यहाँ झरना, यहाँ ये चीज है, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ये सब चीजों का वर्णन किया। देखिए एक और पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, ये पुस्तक में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, लेकिन इसके लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, यानी अज्ञात है। पुस्तक अच्छी है लेकिन किसने लिखा ये बताया ही नहीं। कभी देखते ना कोई वस्तु का लवारिस कहीं कोई छोड़ देता है, अब पता ही नहीं चलता है कौन है किसका है, मार्केट में कहीं किसी का कोई चीज गिर गया, उसको कोई प्रमाण ही नहीं कि किसका है, तो अज्ञात है वैसी चीजों को, है ना। वैसे ये पुस्तक अज्ञात है किंतु इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी गई। अगला है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। अल-बरूनी किताबुल हिंद, अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद नामक एक पुस्तक लिखा गया। किताबुल हिंद का ही तहकीक हिंद कहते हैं। देखिए ये नाम जो है ना किताबुल हिंद तहकीक हिंद थोड़ा और लग रहा है, ये फारसी भाषा है ना, अरबी भाषा, सॉरी फारसी नहीं है, अरबी भाषा है। अरबी भाषा में ये है तहकीक हिंद, ये किताबुल हिंद, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग भारत की खोज, और उसको अरबी भाषा में कहते हैं हम लोग तहकीक हिंद, किताबुल हिंद। इब्न बतूता है जिसने रिहल्ला नामक पुस्तक लिखा, इब्न बतूता ने रिहल्ला नामक अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा, कैसे आए भारत, क्या क्या हुआ भारत में, ये सब चीजों का वर्णन कर दिया। वही फाहियान चीनी यात्री आया जिन्होंने फोयुकी लिखा, फोयुकी पुस्तक लिखा। इसके अलावा ह्वेनसांग आए जिन्होंने सियुकी नामक पुस्तक लिखा। फिर तारानाथ एक व्यक्ति आए जो अन्य लेखकों में है, ये भी शामिल है, जो कि तंगयोर नामक अपनी 2 पुस्तक को लिखने का काम किए। यानी ये विदेशी लोग हैं जो भारत में भ्रमण करने, घूमने आए, ज्ञान प्राप्त करने आए। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय काफी फेमस था, ये फाहियान ह्वेनसांग उसी शासन काल में आए थे, यहाँ शिक्षा भी ग्रहण किए थे और फिर यहाँ से अपने देश में जाकर, चाइना में जाकर ज्ञान का प्रकाश वहां पे लोगों को दिए, ज्ञान से प्रकाशित किए। तो ये सभी थे विदेशी यात्री जिन्होंने भारत में आकर भारत के विभिन्न चीजों को पुस्तकों में कैद करने का काम किया है, जिससे आज हम लोग पढ़ रहे हैं और जिससे हम लोग जान रहे हैं कि पहले के काल में ऐसे ऐसे घटनाएं हुआ करती थी, ये शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं थी। अब हमारे पास बचता है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ या साहित्यिक काल। धार्मिक ग्रंथ हो या ऐतिहासिक ग्रंथ हो, उसी को बोलते हैं साहित्यिक काल, यानी साहित्यों के बारे में जानने का काल। यही काल है जो काफी लंबा आपका चलने वाला है और इसी काल में हम लोग आगे चल के बहुत चीजें पढ़ने वाले हैं। तो इसको धार्मिक और साहित्यिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया है, धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक मतलब समझते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, है ना, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे करके एक धर्म है जो धर्म से रिलेटेड है, वो धार्मिक कहलाएंगे। और नॉन धार्मिक यानी वैसी पुस्तकें, वैसी किताब जिनका धर्म से कोई संबंध नहीं है, जो वहां के जनरली चीजों पर लिखे गए हैं, वो होते हैं नॉन धार्मिक यानी गैर धार्मिक। अब गैर धार्मिक में आप लोगों ने अर्थशास्त्र पुस्तक का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना होगा तो इनका तो जरूर नाम सुना होगा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, है ना, जो कि किनके गुरु थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। धनानंद को हटाने के लिए उन्होंने एक योग्य राजा का चुनाव किया और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का चयन किया, उनको शिक्षा दीक्षा दी और उनके आत्मसाह और बल के कारण उन्हें राजा बनाया और धनानंद का पतन करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। जो कहा जाता है कि अखंड भारत का निर्माण करता, ऐसी प्रमाणिक चीजें हैं, ऐसे इतिहास में तथ्य हैं जिसके आधार पर यह पता चलता है कि अखंड भारत को जो खंड खंड टूटा हुआ छोटे छोटे राज्यों में था, उसको एक साथ मिलाने का काम किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। तीनों एक ही व्यक्ति के नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। मैंने यहाँ भी लिख दिया है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य, जिनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। जो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ये नहीं, वो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, कैसे शासन प्रशासन करने की व्यवस्था है उसके बारे में उसमें वर्णन किया गया। ऐसे मौर्य काल में जब हम आएंगे तो इसके बारे में विशेष चर्चा आपको हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरी दिशा में। तो इसलिए अभी हम यहाँ सीमित दायरों में बता रहे हैं, जो चीजें आगे पढ़नी है, जो चीजें नहीं पढ़नी उसके बारे में तो व्याख्या करने का प्रयास किए हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा सिक्का के बारे में, आप लोगों ने देखा अभिलेख के बारे में, तो जो चीजें आगे व्याख्या करनी है उसको शॉर्ट में हम यहाँ से लेके चल रहे हैं। कादम्बरी
बाबरनामा, अकबरनामा, हर्षचरित, ऐसे बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि आगे आपको पढ़नी है, जिसका कोई धर्म से संबंध नहीं है, कोई धर्म संबंध नहीं। उसमें कि राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है, या पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है, या उस क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, तो इससे धर्म का कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ये पुस्तकें गैर धार्मिक में आती है। अगला पुस्तक जो है वो धार्मिक में देखते हैं, और धार्मिक को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एगो ब्राह्मण और एगो गैर ब्राह्मण। एक गैर ब्राह्मण में बांट दिया गया है, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। धर्म में क्या होगा, एक ब्राह्मण लोग थे वो, और एक बिना ब्राह्मण थे, जिसे आर्य और अनार्य भी कहा गया है। यानी जो बाहर से आके यहाँ बसे वो आर्य लोग थे, जो पहले यहाँ से बसे हुए थे अनार्य। यानी जो संस्कृत जानते थे वो आर्य हैं, और जो संस्कृत नहीं जानते थे वो अनार्य हैं। यानी जो संस्कृत जानते हैं वो ब्राह्मण है, जो संस्कृत नहीं जानते हैं वो ब्राह्मण नहीं है, ऐसा वर्णन है। अब देखिए, ब्राह्मण जो है वो अलग खंड में बटे हैं और गैर ब्राह्मण अलग खंड में बटे हैं। तो ब्राह्मण में हम ब्राह्मण को समझने के लिए, मतलब धार्मिक चीजों में ब्राह्मण को समझने के लिए यहाँ पे इसको 6 भागों में बांट दिए हैं, जो कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। वेद के बारे में जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो हम अगले क्लास में पूर्णतः डिटेल्स के साथ जानकारी देकर आपको इन तमाम चीजों को, कौन कौन सा वेद है, कब किसने पढ़ा, किसने लिखा, क्या क्या उसके अंतर्गत आते हैं, सारी चीजों की जानकारी आपको देंगे। वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य, ये तमाम चीजें हैं जो धर्म से रिलेटेड है, और धर्म में भी ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है, अन्य धर्म से रिलेटेड नहीं है। अब अन्य धर्म में क्या आते हैं, बौद्ध और जैन। उस काल में बौद्ध और जैन थे, बाद में इस्लाम वगैरह ये सब चीजें हैं, लेकिन उस काल में बौद्ध और जैन थे। बौद्ध धर्म की जानकारी बहुत सारे पुस्तकों से मिलती है, जैन धर्म की जानकारी बहुत सारी पुस्तकों से मिलती है। कुछ पुस्तकों का नाम मैंने यहाँ पे इंगित कर दिया है। ये चीज है, ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स हमें काफी डीप में पढ़ना है, और आगे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे भी। तो यहाँ मैंने सिर्फ कुछ पुस्तकों का जिक्र किया है जो कि आपको इसकी जानकारियां देती है, इसकी जानकारियां इनसे प्राप्त होती है। बाकी इस धर्म के बारे में, इसका संस्थापक, क्या क्या प्रथाएं थी, क्या क्या सिस्टम था, ये तमाम चीजें हम आपको चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक, 3 पुस्तक को मिलाकर त्रिपिटक बनाया गया है, जो कि आगे चर्चा करेंगे। विधम पिटक, सुत पिटक, ये सब हैं 3 प्रकार पुस्तकें जिसकी हम चर्चा आपको करने वाले हैं। जातक, अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद की कहानी, जो 16 महाजनपदों में पूरा उस समय का राज्य बटा हुआ था। ललित विस्तार में देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म, उनके विवाह, घर छोड़ने, टोटल उनकी पूरी जीवनी कहानी ही वर्णित है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म में अंग है, उपांग है, फिर से भगवती सूत्र है, कल्प सूत्र है, 12 अंग उपांग है। ये सब प्रमुख पुस्तकें हैं जो जैन धर्म की जानकारी देती है। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, कैसे विस्तार हुआ, क्या क्या उनके साथ हुआ, है ना, ये तमाम चीजों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। तो ये मैंने आज आपको पूरा इंट्रोडक्शन दिया, जो कि आपको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ने थे। कुछ चीजों की बारीकी में व्याख्या की, कुछ चीजों की व्याख्या हमें सिस्टमैटिक ढंग से आगे करनी है। तो आगे हम चर्चा करते रहेंगे। पुनः मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नए चीजों को लेकर नए स्तर से आपको रूबरू करवाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।